नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार के बाद अब गठबंधन की गांठें भी खुलने लगी हैं। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने साफ कह दिया है कि अगर गठबंधन में उन्हें अहमियत नहीं मिली तो किसी और दल के साथ जाने पर भी वो विचार कर सकते हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के भी बड़ा बयान दिया और ये कहा कि उन्हें बीजेपी ने ही साजिश के तहत सपा में भेजा है। केशव देव मौर्य ने इस बात को लेकर के नाराजगी जाहिर की है कि चुनाव में उनका इस्तेमाल नहीं किया गया और गठबंधन के दूसरे दलों की तुलना में बहुत कम सीटें उनको दी गईं। अब केशव देव मौर्य ने यह भी कहा कि उन्हें गठबंधन में सम्मान नहीं दिया गया, उनको महज 2 सीटें ही दी गई हैं। लेकिन अब जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं उसके बाद ये लग रहा है कि क्या चुनाव में जीत नहीं मिलने के बाद गठबंधन की जो गांठ है वो खुलनी शुरू हो गई है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे के कारण क्या है। महान दल जिस तरह के सवाल उठा रहा है उसके बाद गठबंधन को लेकर के भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हार के बाद सपा के गठबंधन में क्या दरार पड़ती हुई दिख रही है, यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महान दल केशव प्रसाद मौर्य माफ कीजिएगा स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के जो बात कह रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको बीजेपी ने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी में भेजा और उनको चूंकि गठबंधन के अंदर अहमियत नहीं दी जा रही है, वो जितनी सीटों की डिमांड कर रहे थे वो सीट उनको नहीं दी गई और इसलिए जो अपेक्षित सफलता है वो समाजवादी पार्टी को नहीं मिली है। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, क्योंकि केशव देव मौर्य जो बात कह रहे हैं उसके बाद अब ये सवाल यहां पर उठ रहा है कि क्या चुनाव के बाद अब सपा ने जो गठबंधन बनाया था उसमें ये दरार पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि सवाल उठाए गए हैं महान दल के नेता केशव देव मौर्य की तरफ से। और इस तरह से आपने देखा है, क्योंकि चुनाव के बाद अक्सर इस तरह से होता है, अगर चुनाव में अपेक्षित सफलता न मिले तो फिर जो गठबंधन के साथी हैं वो इस तरह के सवालों को उठाना शुरू करते हैं। आपको याद हो 2019 में मायावती के साथ मिलकर के जो गठबंधन बनाया गया था अखिलेश यादव के द्वारा, जब सफलता नहीं मिली तो उसके बाद किस तरह से दोनों ने अपने अपने रास्ते एक बार फिर से अलग कर लिए थे। मायावती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई गंभीर आरोपों को लगाया था, लेकिन अब इसकी शुरुआत महान दल की तरफ से हो रही है, क्योंकि महान दल आरएलडी इसके अलावा एसबीएसपी इन सभी के साथ जो गठबंधन समाजवादी पार्टी ने बनाया, जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता नहीं मिली और इस वजह से अब गठबंधन के अंदर ही जो सुर हैं वो उठने शुरू हो गए हैं। महान दल की तरफ से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने हमारा सही इस्तेमाल नहीं किया, हमको जिस तरह की तरजीह दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई, हम जितनी सीटें मांग रहे थे उससे कम सीटें हमको दी गई और शायद ये एक बड़ी वजह हार का कारण बनी है। और इसके अलावा उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के भी गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने जानबूझकर समाजवादी पार्टी में भेजा ताकि इस तरह की परिस्थितियां बन सकें। अब अपने ही पार्टी या फिर अपने ही गठबंधन को लेकर के जो सवाल केशव देव मौर्य उठा रहे हैं वो जाहिर बात है कि उठने तय थे, क्योंकि गठबंधन को लेकर के पहले भी इस तरह से आपने देखा है चुनावों के बाद इस तरह की बयानबाजियां सियासी तौर पर होती हैं और एक शुरुआत आप कह सकते हैं कि उसकी होती हुई अब यहाँ पर दिख रही है। और इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या हार के बाद गठबंधन की जो गांठ हैं वो खुलती हुई दिख रही हैं। हार के बाद समाजवादी पार्टी का ये जो गठबंधन है क्या वो आगे इसी तरह से जारी रहेगा, या फिर ये जो सवाल उठने अब शुरू हुए हैं उसका जवाब क्या दिया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। चूँकि गठबंधन को साथ लेकर के जिस तरह से चले थे अखिलेश यादव, क्या उसको लगातार निरंतर जारी रखा जाएगा या चुनाव के बाद सब बिखर जाएगा, सब अलग अलग हो जाएंगे, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि गठबंधन के सहारे ही आप देख रहे हैं कि जो जीत है या जो सीटें बढ़ी हैं समाजवादी पार्टी की उसमें इन सभी दलों का योगदान रहा है। चाहे आप आरएलडी को देखें, चाहे आप महान दल को देखें या ओम प्रकाश राजभर को देखें, सभी ने अपना कुछ कुछ योगदान समाजवादी पार्टी के साथ ज़रूर जोड़ा है। और इसलिए अगर तो चुनाव समाप्त हो चुका है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन बनाया था उसी गठबंधन के अंदर से अब ये जो सवाल हैं वो उठने शुरू हो गए। आज हम भी इसी पर चर्चा करते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई, उसके बाद गठबंधन में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दीपक सोनकर जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दीपक सोनकर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। रोहित जी, आपका भी स्वागत है।
रोहित जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत में करूंगा, क्योंकि गठबंधन को लेकर के जो सवाल उठे हैं अभी, और खासतौर से महानदल की तरफ से जो केशव देव मौर्य कह रहे हैं, इसको किस तरह से देखा जाए? आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। ठीक है, अब चुनाव में हार हो जाती है तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने अलग अलग तरीके से उसकी समीक्षा करता है। तो केशव देव मौर्य जी ने अपनी समीक्षा की है और उनका अपना निर्णय है, उनकी अपनी पार्टी है, तो वो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। पर ये जरूर सत्य है कि जब अगर आप कोई गठबंधन करते हो तो आपको उसके गठबंधन धर्म को निभाना चाहिए। तो ये कैसे है, जब केशव देव जी खुद ही कह रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया पूरी तरीके से, तो जब उनकी पार्टी का वोट ही नहीं ट्रांसफर करवा पाएंगे तो वो कहीं इधर उधर जाएंगे ही जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो इस चीज में एक्सपर्ट है कि फूट डालो राज करो। तो मुझे लगता है कि केशव देव मौर्य जी का भी जो जिस तरीके से उनका बयान आया है वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो सत्ता की तरफ जाना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है और उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं, इसमें कोई टिप्पणी बनती नहीं है। दीपक सोनकर जी, क्या गठबंधन में आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी के अब जो गांठ है वो धीरे धीरे खुलने लगी हैं, क्योंकि अभी महान दल की तरफ से शुरुआत हुई है? निश्चित रूप से ये गांठ अब खुल गई। जिस तरीके से गठबंधन के 10 मार्च से पहले गठबंधन के तारीफें करी जाती थी कि ओम प्रकाश जी के विषय में ऐसी बात आ रही है, कि हमारे जाने केशव देव जी के विषय में ऐसी बात आ रही है, आज केशव देव जी ने स्पष्ट बात कह करके सामने पूरा दिखाने का काम किया है। तो ये निश्चित रूप से गठबंधन की गांठ खुलती हुई नजर आ रही है। ये पता चल रहा था कि गठबंधन की स्थिति क्या है और आगे चुनाव आने के बाद क्या स्थिति होने वाली है। जब उस समय चुनाव हो रहा था, उम्मीदवारों का चयन हो रहा था, तो उम्मीदवारों के चयनों में भी प्रत्याशियों को लेकर के भी होड़ मची थी। उस होड़ के बाद आज हार सामने आने के बाद इनको मैंडेट दे दिया, उसके बाद भी इनका पेट नहीं भर रहा, अभी भी एक गठबंधन की गांठ को खोलने में लगे हुए हैं दीपक भाई। तो मुझे लगता है रोहित जी पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाए तो आप अपना रिस्पॉन्स देंगे तो ज्यादा गठबंधन की गांठ खुले ना खुले, मुझे नहीं लगता गठबंधन की किसी साथी की आपको जरूरत है। आप केशव जी आपके लिए खराब हो गए। पहले केशव जी बहुत अच्छे थे। मैं तो पूरे बयान में मैंने नहीं कहा कि केशव जी खराब हो गए। मैंने कहा केशव जी खुद कह रहे हैं कि हमारा केशव जी अरे तो पहले तो आप कह रहे थे कि केशव जी का बहुत जनाधार है, केशव जी जो है कई सीटों से जीत करके आएंगे, फिर क्यों कह रहे थे? अब आज जब उनका सीटें खुद कह रहे हैं भाई, तो हमने तो कहा ही नहीं, हमने तो उनसे बात ही नहीं की कि आपका वो ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, तो खुद कह रहे हैं कि भाई मेरा वो ट्रांसफर नहीं हुआ। ये जनता ने जो परिणाम दिया है ना, ये जनता ने जो परिणाम दिया है ना, मैं तो निश्चित। लेकिन दीपक जी उसमें एक चीज और जोड़ी उन्होंने, और केशव देव जी ने ये बात भी कही कि देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य को तो जानबूझ करके आप लोगों ने समाजवादी पार्टी में भेज दिया, वो आपके एजेंडे पर काम करने के लिए वहां पर गए। अब व्यक्ति हारने के बाद तो यही कहेगा ना कि आपके एजेंडे पर काम करने गए या वहां पर काम करने गए, या किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को कसन्ना कस रहे थे, किस तरीके से लगातार कह रहे थे कि मैं जो है भारतीय जनता पार्टी को दिखाऊंगा कि क्या परिणाम होता है, मैं जिस दल से जाता हूं वो दल साफ हो जाता है। तो ऐसे भी कमेंट हमने स्वामी प्रसाद जी के सुने, और निश्चित रूप से मैंने अपनी हर डिबेट में कहा था कि अपनी सीट भी बचाना मुश्किल हो जाएगी, और दूसरे दलों की बात को तो छोड़िए, आप जनाधार की बात को छोड़िए, खुद की सीट बचाना भी मुश्किल हो जाएगी, और परिणाम भी हम लोगों के सामने है। रोहित जी, लेकिन ये गठबंधन के अंदर ये सुर ऐसा नहीं है कि अभी ये महान दल की तरफ से भी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी से भी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भी इस बात को खुलकर स्वीकार किया। वो तो कह रहे थे कि उनको तो पहले चरण के बाद ही ये पता चल गया था कि जीत होने वाली है नहीं। इसको किस तरह से देखें? अगर ये सब पहले से हो रहा है या फिर पहले से आपके नेताओं को पता चल जा रहा है, तो अब तो ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव में अपेक्षित सफलता तो मिली नहीं। देखिए, हार होने के बाद समीक्षा करना एक स्वाभाविक व्यवस्था है, और अगर हमें वो जादुई नंबर नहीं मिला है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। और हर व्यक्ति की समीक्षा करने का अलग तरीका है, हर व्यक्ति का अलग समीक्षा का रिजल्ट होगा। तो मुझे लगता है कि ये चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे महानदल वाले हों, इनकी अपनी अपनी पार्टी है और इनको पूरा हक है समीक्षा करने का। देखिए, गठबंधन होता है चुनाव लड़ने के लिए, और प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस, दो अलायंस होते हैं। तो प्री पोल अलायंस के अंदर कहीं ना कहीं जो गठबंधन थे वो भारतीय जनता पार्टी के भी अपने गठबंधन थे और समाजवादी पार्टी के भी अपने गठबंधन थे। पर जब एक बार चुनाव खत्म हो जाता है तो जो जिसकी सरकार आती है तो उसके तो गठबंधन स्टैंड करते हैं।
बाकी लोगों को विपक्ष में बैठना होता है। अब आप उसको गठबंधन के तौर पे कहिए या संयुक्त तौर पे एक दूसरे की मदद करना कहिए, देखिए उसके अंदर फिर कोई गठबंधन का तो कोई रोल बचता नहीं है। जब आप विपक्ष में आ जाते हैं तो विपक्ष में तो आप खाली या तो आप विपक्ष की भूमिका में रहेंगे या आप सरकार की भूमिका में रहेंगे। अब तो दो ही चीजें रह गई है ना। अब कोई ऐसी व्यवस्था तो रह नहीं गई है कि हमें कोई समाजवादी पार्टी के अंदर अपनी पार्टी मर्ज करनी है या केशव देव जी को अपनी पार्टी मर्ज करनी है या ओम प्रकाश राजभर जी को मर्ज करनी है। भाई सोहेल देव समाजवादी पार्टी के, तो सोहेल देव पार्टी के मुझे लगता है अपने जो भी विधायक आए हैं, केशव जी के मुझे लगता है शायद विधायक नहीं है और समाजवादी पार्टी के अपने विधायक हैं, तो ये लोग अपना विपक्ष में बैठेंगे और विपक्ष में बैठ के सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे जनता के प्रति काम करने के लिए, जनता के जो भी मुद्दे होंगे उनको हम उठाएंगे। तो गठबंधन मुझे लगता है एक चुनावी प्रक्रिया है। अब इसमें कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। खाली सिर्फ हमेशा दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने से काम नहीं चलता है। आपको ये भी जनता को कहीं ना कहीं समझाना पड़ेगा, सच्चाई बतानी पड़ेगी कि भाई अगर विपक्ष में बैठे हैं जब तक केशव देव जी, तब तक वो गठबंधन के साथ हैं। भाई अब विपक्ष के अंदर तो कांग्रेस के भी दो विधायक आए हैं, वो भी विपक्ष के अंदर बैठेंगे। तो अब तो विपक्ष की भूमिका और सरकार की भूमिका, दो ही भूमिका बची है। अब कोई गठबंधन जैसी भूमिका नहीं बची है। हाँ, जो लोग प्री पोल अलायंस में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, वो कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी जरूर भारतीय जनता पार्टी से चाहेंगे और वो हम लोग जूतम पेजार देख ही रहे हैं। निषाद जी कह रहे हैं भाई डिप्टी सीएम मैं बनूंगा, अनुप्रिया पटेल जी कह रही है डिप्टी सीएम हम बनेंगे। तो गठबंधन की ये जूता पेजार हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि भाई ये जो निषाद समाज है, निषाद समाज यहाँ तो दीपक जी गठबंधन में, अरे भाई आप जीत गए हो, मैंडेट आया बड़ा, हमें पता है आप उत्साहित हो, कम से कम विपक्ष को बोलने तो दो। तो मुझे लगता है कि निषाद समाज को आप सम्मान देंगे कि नहीं देंगे, आप पटेल समाज को जो है सम्मान देंगे कि नहीं देंगे, अब तो ये जनता को देखना है। अब देखिए हमारे पास तो कुछ लेने देने को बचा नहीं, हमारे पास तो विपक्ष की भूमिका बची है। तो विपक्ष की भूमिका में हम भारतीय जनता पार्टी को पूरे निरंतर घेरते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी से जो भी जनहित के कार्य हैं उनके लिए हम आवाज उठाते रहेंगे और जनता की आवाज हम उन तक पहुंचाते रहेंगे। हम जिम्मेदार विपक्ष की पूरी भूमिका निभाएंगे और सरकार को सकारात्मक तौर पे जो भी एक विपक्ष की भूमिका होती है और प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए जो भी एक भूमिका, दीपक जी कुल मिला के देखिए अगर सत्ता में आते तब तो गठबंधन के मायने हैं, अब विपक्ष में बैठे हैं तो सभी पार्टियां अलग अलग हैं, उनका अपना अलग अलग अस्तित्व है, बस सिर्फ इतना है कि वो विपक्ष के अंदर हैं। जी निश्चित रूप से, मगर अभी भाई ने एक सच्चाई की बात बताई, तो सच्चाई के रूप में तो मैं बता रहा हूं जनता ने तो 10 मार्च तक सच्चाई दिखा दी। जनता ने अपना परिणाम, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके अपना परिणाम दे दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करके दे दिया। अब जहां तक की बात आप भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल एकदम निश्चित हो जाइए रोहित जी, यहां तो हर वर्ग को नेतृत्व देने का काम है, ना जाति धर्म के आधार पर, यहाँ हर वर्ग को नेतृत्व देने का काम करने वाला काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो फिर ये मान लिया जाए संजय निषाद जी डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। देखिए ये हम तय करने वाले नहीं, ये पार्टी का सामूहिक निर्णय है, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन केंद्रीय कैसा नेतृत्व देंगे। मैंने आपको कहा को नेतृत्व देने का काम होगा। अगर दल को भी नेतृत्व देने का काम करेंगे, दल को भी नेतृत्व देने का काम करेंगे, जो भी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। और आप शायद केशव देव जी के स्टेटमेंट को सुने ही होंगे कि हमको सम्मान की आवश्यकता है, सम्मान के रूप में करने का काम किया है, इसीलिए हो सकता है कि हम दूसरे को भी जाए जहां हमको सम्मान मिलने का काम किया जाएगा। तो जिस तरीके से आज ये उत्तर प्रदेश नहीं, लेकिन यही तो अभी रोहित जी ने शुरुआत में ही कहा कि आप लोग तो इस फिराक में रहते हैं कि भाई कोई उधर से आए तो आप उनको अपने में शामिल कर लें। अब उन्होंने इशारा कर दिया है वो सत्ता के साथ जाना चाहते हैं। बहुत संभव है कि आने वाले समय में हमको पता चले कि महानदल आपके साथ आ गया होता है ना, मछली पकड़ने वाला जो कांटा होता है। देखिए अब रोज जी सुन लीजिए बड़े भाई, सुन लीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक सेवा का संगठन है। यहाँ जो भी नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रभावित होकर के, योगी जी के विचारों से प्रभावित होकर के, 5 साल के किए गए कार्यों के प्रभावित होकर के अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है तो उसका दिल खोल के स्वागत है। लेकिन ये कैसे हो जाएगा कि 2 दिन पहले तक तो अभी आपके खिलाफ जो है कह रहे थे कि वो तो आप लोगों ने देश का बंटाधार कर दिया, प्रदेश को आप लोगों ने ऐसा कर दिया, और 4 दिन बाद वो आपकी नीतियों से प्रभावित होकर के आ जाएंगे और आप उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। देखिए ये निर्णय है, हम सब करने वाले नहीं है। देखिए सुन लीजिए, ये निर्णय करने वाले हम लोग नहीं है,
ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और सामूहिक निर्णय के आधार पर होता है। मैंने पार्टी के विशेषताओं के आधार पर बताया कि पार्टी के साथ में उनके विचारों से, उनके संदेशों से, प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर के कोई भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहता है तो उसकी समीक्षा होकर के शीर्ष नेतृत्व और सारे लोग मिलकर के उसका निर्णय करेंगे। एक वो गंगा जल भी रखते हैं आप लोग, जब भारतीय जनता पार्टी में कोई आता है ना तो गंगा जल की भी व्यवस्था है आपके यहाँ, और एक वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है वहां पे कार्यालय के बाहर। उसमें से पहले उसको गुजरना पड़ता है, उसके बाद उसका गंगा जल से अभिषेक होता है। चलिए ठीक है, आप ये मानते हैं तो ठीक। हाँ, नहीं उसके बाद आप ज्वाइन करवाते हैं उसको। तो वो जो गंगा जल है ना, उसके अंदर उसके जितने आपराधिक मुकदमे हैं, जितनी दिक्कतें हैं, वो सब धुल जाती हैं, जितना भ्रष्टाचार है वो सब धुल जाता है। अच्छा, वही वॉशिंग मशीन डबल 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 काम करती है जब वो भारतीय। लेकिन रोहित जी वो तो सबके पास है ना, रोहित जी वो वॉशिंग मशीन तो सबके पास है, वो वॉशिंग मशीन तो सबके पास है। अभी इनके यहाँ से 11 छोड़ करके गए थे, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, गठबंधन के तो साथ आप भी थे, तो भाई ये समझा देते अपने गठबंधन के प्रति, अपने गठबंधन के साथी को कि वो वॉशिंग मशीन उनके पास कैसे है, कि वहां आ गए तो सही हो गए, इनके पास थे तो खराब थे। नहीं, यही मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है वो डबल व्यवस्था का काम करती है, एयर कंडीशन की तरह, कि गर्मी में ठंडी और ठंडी में हीटर का मजा देती है। जब भारतीय जनता पार्टी से वो व्यक्ति निकलता है तो उस वॉशिंग मशीन के अंदर वापस वो जितने दाग उसने धोए होते हैं वो वापस उसके ऊपर चिपक जाते हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अभी आय से अधिक संपत्ति का नोटिस आ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए कितने अपशब्द भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से लेके अभी तक जो इन्होंने प्रयोग किए वो सब हम सबने सुने ही है। तो वो जो इनकी वॉशिंग मशीन है वो डबल व्यवस्था का काम करती है कि जब भारतीय जनता पार्टी में आएगा तो उसके सारे दाग धुलेंगे, सारे उसके ऊपर के आरोप हटेंगे, और जब वो भारतीय जनता पार्टी से वापस जाएगा तो उसी वॉशिंग मशीन से गुजर के उसको जाना पड़ेगा, अपने सारे दागों को लेके जाना पड़ेगा, और नहीं भी दाग होंगे तो भारतीय जनता पार्टी उस पर लगा के भेजेगी वो सारे दाग। तो ये जो व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की, अब जनता ने इनको मैंडेट दिया है तो डेफिनेटली अपनी व्यवस्था को कायम रखेंगे। पर हाँ, ये जरूर है, हम विपक्ष की भूमिका में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनता के हित में कार्य करने के लिए मजबूर करेंगे, और विपक्ष की एक सकारात्मक जो भूमिका होती है उसके अंदर हम 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते रहेंगे। पर मैं फिर से यही कहूंगा कि भाई संजय निषाद जी को, मुझे लगता है निषाद समाज को सम्मान मिलना चाहिए, पर भारतीय जनता पार्टी से हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ये अपने किसी भी सहयोगी दल को ये सम्मान देंगे, क्योंकि अगर शायद इनका मैंडेट थोड़ा सा कम रह जाता तब तो ये सम्मान खूब देते। लेकिन अब इनको ना संजय निषाद जी की जरूरत है, ना अनुप्रिया पटेल जी की जरूरत है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन दोनों दलों को किसी तरीके चलिए दीपक जी, भाई देखिए रोहित जी को बहुत चिंता है, रोहित जी को बहुत चिंता है कि भाई आप देंगे संजय निषाद जी को कि नहीं देंगे। ये रोहित जी की चिंता है, और निश्चित रूप से ये शपथ के बाद दूर हो जाएगी और परिणाम भी सामने हो जाएंगे। शायद हो सकता है कि हम और रोहित जी सामने बैठे होंगे, क्योंकि रोहित जी और हम सब लोग पहले भी डिबेट में बैठ चुके हैं, तो मुझे लगता है 10 मार्च के परिणाम के बाद भी हम लोग बैठे हैं, और इस निर्णय के बाद भी बैठेंगे, तो शायद इसकी जानकारी रोहित भैया को हो जाएगी। निश्चित रूप से मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि जहां चाहे अपना दल की बात हो, चाहे निषाद दल की बात हो, भारतीय जनता पार्टी तो सामूहिक, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ उसके विकास के साथ काम करती है। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, निश्चित रूप से अपना दल हो या निषाद दल हो, उसको नेतृत्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक है रोहित जी, लेकिन ये बताइए कि भाई आरएलडी तो अभी है ना समाजवादी पार्टी के साथ में, या उस गठबंधन के साथ में, या फिर विपक्ष की भूमिका के तौर पर ही है अब आप लोग अलग अलग दल के तौर पर? देखिए, हमारे नेताओं की अच्छी केमिस्ट्री है, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी की एक अच्छी केमिस्ट्री है। दोनों एक ही विचारधारा के व्यक्ति हैं। चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा थी उसी से दोनों निकले हुए व्यक्ति हैं, और हम दोनों दल ही उस विचारधारा के ऊपर आगे चल रहे हैं। हम गरीब किसान कल्याण की बात करते हैं, हम कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, और हमको जनता ने विपक्ष के तौर पे चुन के भेजा है। हम पूरी तरीके से विपक्ष की भूमिका, सकारात्मक भूमिका के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को, प्रदेश को डेवलपमेंट करवाने के लिए पूरी तरीके से हम सहयोग करेंगे। और जब जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका में चुना है तो हम इसको पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं, और हम इसमें तैयार भी हैं। हम विपक्ष की ही भूमिका में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से घेरते रहेंगे और जनहित के मुद्दों को उठाते रहेंगे। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, इस मैंडेट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो मुद्दे थे वो खत्म हो गए। अगर युवाओं के रोजगार की बात थी तो वो आज भी है, अगर गन्ना किसानों के पेमेंट की बात थी तो वो आज भी है। देखिए, हमने जितने मुद्दे उठाए थे, आप एक एक करके देख लीजिए। हम गन्ना किसान के हमेशा मुद्दे उठाते थे, भारतीय जनता पार्टी कहती थी हमने काम किया है, गन्ना मंत्री हार गए। हम उठाते थे कि साहब सतीश द्विवेदी जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सतीश द्विवेदी जी हार गए, इनके 12 मंत्री हारे। तो निरंतर हमने जितने मुद्दे उठाए वो कहीं ना कहीं मैंडेट के अंदर दिखाई भी पड़ा।
अगर भारतीय जनता पार्टी के 12 मंत्री हारे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी चिंतन और मंथन की जरूरत है। मुझे लगता है क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी अभी तो इन्होंने सरकार अपनी बनाई नहीं है, दूसरे चरण की जो सरकार है, तो इसलिए हम इनको घेरना नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से। या लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जनता के जनहित के जितने भी मुद्दे हैं उसके ऊपर हम अपनी आवाज मुखरता से उठाते रहेंगे और राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछता रहेगा। जनता ने हमको मैंडेट विपक्ष बैठने के लिए दिया है, सत्ता में बैठने के लिए दिया है, हम सत्ता भी लोग। चलिए दीपक जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो देखिए गठबंधन के साथियों को साथ लेकर के चलना, क्योंकि 17 में आप ओम प्रकाश राजभर के साथ जुड़े थे, जीत करके भी आए, कुछ दिन उनको आप लोगों ने अपनी सत्ता में शामिल भी किया, लेकिन वो बीच में से चले गए। अब यही सवाल है, चूंकि निषाद पार्टी हो या फिर अनुप्रिया पटेल हो, इनको साधना, और दूसरा जो बात अभी यहां पर कही गई है रोहित जी के द्वारा कि आपके मंत्री हारे हैं, तो इसका मतलब जो सवाल विपक्ष उठा रहा था उसका जवाब भी जनता ने ग्राउंड पर तो कहीं ना कहीं दिया है। देखिए, निश्चित रूप से जनता के इस जवाब का स्वीकार भारतीय जनता पार्टी करती है और लगातार जिस तरीके से मुझे लगता है कि कई उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा है, निश्चित रूप से उसकी समीक्षा भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको भी अध्ययन में है। मगर हाँ, जिस तरीके से जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके उसको पूर्ण बहुमत दिया है, तो उसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से उस विश्वास के साथ, उस भरोसे के साथ, उस डेवलपमेंट के साथ, उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के साथ, उस उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश के साथ जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया। और निश्चित रूप से ये भरोसा आज से नहीं है। चाहे किसानों की आप बात कर रहे हैं, तो किसान भाई तो हमारे लखीमपुर की घटना को तो बार बार आप लोग हर डिबेट में करते थे ना, तो लखीमपुर में क्लीन स्वीप हुआ है, सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ गई हैं। वहां के परिणाम को भी देख करके वहां भी किसान भाइयों ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी सपोर्ट दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से चाहे किसान भाइयों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, हमने बहुत अच्छा करने का काम किया है और इसको बहुत अच्छा करने का काम करेंगे। चलिए दीपक जी, अब आप जो बात कह रहे हैं मैं चाहूंगा कि वो और थोड़ा सा दिखे और जनता के बीच में आप लोग और बेहतर तरीके से उन सारे बातों को लेकर के जाएं जो इस बार रह गई थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि सवाल उठ रहे हैं गठबंधन को लेकर के, लेकिन ये गठबंधन अभी आगे और क्या स्वरूप आपको दिखाएगा और क्या कुछ और आवाजें भी इस गठबंधन से उठेंगी, इसके लिए समय का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मैं तुम्हारा टीचर, हजारों सवाल हो या एक ही सवाल,